हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी और वेलकम टू वाईफाई। आप सभी कैसे हैं? और यहाँ पर तो अलग ही गुफ्तगू चल रही है। क्या चल रहा है भाई? ओके, चलिए। तो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते। और जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर आज का सेशन। चलो ठीक है, अब बहुत हो गई आपकी पर्सनल बातें। अभी थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं यहाँ पर। और ये सारी बातें बाद में कर लेना, है ना? चलो, एक दूसरे का ख्याल रखना अच्छी बात होती है। और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज का सेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अन अकेडमी इज द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया, जहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड कराया जाता है, स्टडी प्लानर भी आपको दिया जाता है, लाइव क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर कोर्स होता है, अनलिमिटेड एक्सेस भी आपको दिया जाता है, टेस्ट का एनालिसिस भी किया जाता है और गाइडेंस भी दिया जाता है। साथ ही के साथ पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल भी जो है आपके साथ शेयर किया जाता है। हेलो, नमस्ते सभी को, है ना? तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं अन अकेडमी के द्वारा और इन सभी चीजों को जो कि आपके लाइफ में आपके जो कंपटीशन वाला फेज होता है, जहाँ आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आपको बहुत बेहतर तरीके से आपको निखारने के लिए ये पूरा ओवरऑल पैकेज है। तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं जो कि स्टूडेंट्स की लाइफ में होती हैं, और सभी चीजें यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। बस बशर्ते आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको रेगुलर रहना है, क्लास में आना है। ये 27 अक्टूबर से आपके नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि टेन ऑल स्टार्ट जो कि लॉन्च हुआ है किसके लिए? आपके एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए। तो बेस्ट टीचर्स के साथ जुड़कर आप ऑल स्टार्ट को सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और यहाँ पर एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसी तरीके से सफलता बैच है। सफलता बैच में भी आप बहुत ही बेहतरीन टीचर्स के साथ जुड़कर अपने एग्जाम एसएससी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल के लिए या फिर सीएचएसएल के लिए, तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और इनसे आप किसी भी तरीके के सवाल पूछ सकते हैं। ये सभी बहुत एक्सपर्ट हैं, आपके सारे सवालों के सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे, सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं, सब कुछ कराते हैं। तो यहाँ पर इस सभी बैचेस में एनरोल करने के लिए कोड याद रखिएगा कि HUSH0122। जो भी आपकी फीस होती है ना, उसमें आपको ये कोड देता है 10% की छूट, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेरी गुड इवनिंग, हेलो बच्चे। ठीक है, यहाँ पर लक्ष्य बैच है। लक्ष्य बैच जो है वो है आपकी सीपीओ के एग्जाम के लिए। तो जो बच्चे सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। ईरानी मैम है, तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, बेस्ट टीचर जो है इंडिया के, वो आपके अन अकेडमी पर हैं। और शिक्षक जो होता है वो आपको वो सब दिखाता है जो कि आपके भविष्य के निर्माण में जरूरी होता है। तो बिल्कुल जुड़ जाइए यहाँ पर। ओके, पेन चेंज करती हूँ, बिजी है मैम। चलिए, तो जल्दी से सेशन को सभी लाइक और शेयर कर दो। यहाँ पर दिया है सीईटी के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो बदमाश बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सभी बैचेस जो है 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। जनरल स्टडीज के लिए भी आप बेस्ट टीचर्स के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं, जो आपको करंट अफेयर और पूरा जनरल स्टडी प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर है डाउट एंड सोल्यूशन का। तो कोई भी सवाल अगर आपको परेशान करता है या फिर पूछने का मन होता है ना, रैंडमली बच्चों में अंदर जो होती है क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है ना? तो वो क्या करते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं स्टूडेंट, कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ब्रह्मांड इतना ही क्यों है, इसके बाद क्या है। बहुत सवाल आते हैं। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो आपकी नोटबुक में भी लिखे होते हैं, है ना, जो आपको समझ में नहीं आते, आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो उसका फटाफट से क्या करिए, फोटो क्लिक करिए और अपलोड कर दीजिए। लाइव सेशन में जाकर आप यहाँ पर बात कर आपको जवाब यहाँ पर दे दिए जाएंगे। ठीक है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप एसएससी का लेते हैं तो उसमें एडिशनल आपको 4 मंथ दिए जाते हैं। 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको एडिशनल 8 मंथ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेके आप आराम से तैयारी कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम डिले हो जाता है, तो आपको टाइम रहता है रिवाइज करने का। रेज हैंड यानी कि अपने फेवरेट टीचर से आप यहाँ पर सवाल कर सकते हैं। ये है एसएससी कॉम्बैक्ट एग्जाम, जिसमें 40 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 50 मिनट्स का आपके पास समय होता है और ये कराया जाता है आपको देने के लिए
क्या स्कॉलरशिप जो कि है 1 करोड़ तक की, तो 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप है। यहाँ पर डेली हर संडे को जाकर एनरोल करिए और एग्जाम दीजिए। कितने बजे? 12 बजे। एनरोल करने के लिए आपको कोड यूज करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और जो भी मार्क्स आएंगे उस आधार पर आपका यहाँ पर दिया गया है कि आपको किस जो भी मार्क्स रहेंगे उस आधार पर आपकी रैंकिंग के आधार पर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है। चलिए, ये है एसएससी सब्सक्रिप्शन। तो जितने भी बच्चे हैं जो कि यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट है 2 साल का यानी 24 मंथ या 1 साल का 12 मंथ्स का या फिर 6 मंथ का, है ना, सबका अपना एक पूरा का पूरा तैयारी करने की एक स्ट्रैटेजी होती है, एक टाइम टेबल होता है। तो उस टाइम टेबल के आधार पर आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कोड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट है उसमें क्या देगा, ये आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पर देगा। ओके, ये है रिपोर्ट एंड विन, यानी कि अगर आपको लगता है कि कोई भी टीचर आपत्तिजनक तरीके से आपसे कुछ आपको बात कर रहा है या फिर आपको कुछ ऐसा कंटेंट डिलीवर कर रहा है जो डिस्क्रिमिनेशन फैला रहा है, भेदभाव फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। और चलिए, तो जल्दी से सभी जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सेशन और जल्दी से सभी सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। क्या दिक्कत हो रही है भाई? चलिए, ओके, तो पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक वाज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ meteor crashing into earth during the Pleistocene epoch। ठीक है, तो आपको पता है कि जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है उसको डिवाइड किया गया है इपोच में, पीरियड में, इरा में, है ना। तो हर टाइम में, हर पीरियड में अलग अलग घटनाएं हुई हैं। किसी में डायनासोर्स आपको देखने को मिलते हैं, किसी में पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक संरचना बनने का एक काल है। तो यहाँ पर प्लेस्टीन जो युग है, इसमें क्या हुआ है कि पृथ्वी पर एक उल्का पिंड आकर गिरता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि इनमें से वो एक झील का निर्माण करता है। एक उल्का पिंड आया और पृथ्वी से टकराया और यहाँ पर क्या किया, एक झील का निर्माण किया। तो उस प्रकार की जो झील होती है उसे हम क्या कहते हैं, सांवर झील, नैनी झील, वुलर झील और लोनार झील। तो यहाँ पर आंसर जो है वो सभी का क्या हो जाएगा? जस्ट इग्नोर बच्चे, विभा, रिलैक्स बच्चे, रिलैक्स। ठीक है, इतना ध्यान नहीं देते हैं और ये सब चीजें तो इग्नोर क्या करो, क्या फर्क पड़ता है ना। बहुत बढ़िया, क्या बात है। इसके लिए तो आप लोगों को क्लैप करूं कि क्या करूं? आ? ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। उल्का पिंड का सांवर झील। ओके, चलो, उल्का पिंड की अगर हम बात करें तो कोई, अच्छा एक बात बताओ, अगर ऊपर से कोई अगर कोई भारी सा एक एक बड़ा सा पत्थर आकर पृथ्वी से टकराता है, जो कि आपने मूवीज में भी देखा होगा, वो जब नीचे आकर गिरता है तो पृथ्वी पर क्या कर देता है, गड्ढा कर देता है। ठीक है, देखा होगा आपने। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है और फिर बाद में यहाँ पर बारिश के कारण या फिर यहाँ से कोई नदी निकल रही है और यहाँ पर क्या भर गया है, पानी भर गया है, या फिर कोई ऐसा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है जो कि क्या हो चुका है, फट चुका है और उसके बाद यहाँ पर इस ज्वालामुखी के मुख पर जो ये क्रेटर बोलते हैं, जिसे इसे हम क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, तो क्रेटर में इसमें जाकर पानी भर जाता है। तो इन दोनों ही घटनाओं में जो झील बनती है उसे हम कहते हैं लोनार झील। और ये लोनार झील कहाँ पर है, तो ये लोनार झील जो है ये किस राज्य में है, तो ये है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, कहां पर है, महाराष्ट्र में। कलर चेंज करती हूँ, या समझ में आ रही है, कोई पिंड आकर ऊपर से टकराया है ना, और यहाँ पर गड्ढा हो गया है। इसी तरीके से कोई ज्वालामुखी फट चुका है और उसके बाद क्या हुआ, सारा लावा बाहर आ गया है और ये स्पेस खाली हो गया है। तो यहाँ पर क्या भर गया, पानी भर गया।
तो ये इस प्रकार की जो झीलें होती हैं वो कैसी होती हैं, आपकी लोनार झील कहलाती हैं। लोनार झील का एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र राज्य में। बात समझ आ रही है। सांवर झील की बात करें तो सांवर झील को जो आपसे सवाल पूछा जाएगा वो याद रखिएगा। सांवर झील जो कि कहाँ है, आपके राजस्थान में है, और ये एक अंतःस्थलीय, ठीक है, अंतःस्थलीय मतलब पूरे के पूरी लैंड एरिया में अंदर ही, स्थल के अंदर ही स्थित है। और ये कैसी है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। कैसी है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। इसी के साथ साथ वुलर झील की बात करें तो वुलर झील मीठे पानी की, ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। कैसी है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये वही झील है जहां से होकर इस झील में जो पानी है वो कहां से आता है, वो आता है आपकी झेलम नदी से। बात समझ आ रही है। ये मैंने ऑलरेडी आप सभी को पढ़ाया हुआ है, दोनों व्हाइट पेन। अभी ठीक है, ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है तो याद रखिएगा। सांवर झील सबसे बड़ी अंतःस्थलीय, ठीक है, अंतःस्थलीय, यहां पर लिख लो, अंत स्थलीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसका नाम क्या है, सांवर झील। वुलर झील की बात करें, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जिसका पानी कौन सी नदी देती है, झेलम नदी देती है। लोनार झील ये कैसा है, ये आपका क्रेटर यानी कि या फिर किसी पिंड के द्वारा या ज्वालामुखी फटने के बाद यहाँ पर बनने वाली झील होती है। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अनसुपा झील स्थित है। चलिए जल्दी से बताइए, नाम आपने उम्मीद है विभा, चिल्का जो है वो लेगून झील है, ठीक है। मैं अभी पढ़ाऊंगी, परेशान मत हो आगे अक्षय। चिल्का झील जो है वो सबसे बड़ी लेगून झील है। लेगून क्या होता है वो अभी बताऊंगी। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेशन को सभी लाइक और शेयर कर दीजिए और जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए कि अगर है बात करूं अनसुपा झील की तो ये कहाँ पर स्थित है। ये बेसिकली स्थित है कहाँ पर, उड़ीसा राज्य में, ठीक है। उड़ीसा राज्य में जो कटक जिला है, ठीक है, कटक जिला है, और यहाँ पर जो पानी आता है ये किस प्रकार की है, मीठे पानी की झील है। तो ये बेसिकली कहाँ की है, उड़ीसा की है। अनसुपा याद रखना, अनसुपा कहाँ की है, उड़ीसा की। आग से आप याद रख सकते हो। और ये इसको जो ये कैसी है, मीठे पानी की। मीठे पानी की जो झीलें होती हैं उनको पानी कहाँ से आता है, उनका मीठा पानी का मतलब फ्रेश वाटर होता है। तो कैसे आता है, या तो वो या तो किसी पहाड़ी से जहां पर बर्फ वाली हिमकृत जो पहाड़ियां होती हैं उनसे पानी पिघल के आ रहा है, या फिर बारिश का पानी आ रहा है, या फिर कोई नदी जो है बह रही है उसके थ्रू वहां पर पानी जा रहा है। तो ऐसी जो झीलें होती हैं ये कैसी होती हैं, मीठे पानी की झीलें होती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें अनसुपा की तो भाई ये भी कैसी है, मीठे पानी की झील है। अब मीठे पानी की झील है तो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हिमानीकृत तो पर्वत है नहीं, तो यहाँ पर कोई ना कोई नदी इसको पानी प्रोवाइड करती होगी। तो यहाँ पर जो नदी इसको पानी प्रोवाइड करती है उसका नाम है महानदी, ठीक है। कौन सी नदी है, महानदी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये कैसी है आपकी। और दूसरी जो उड़ीसा में है वो कैसी है आपकी, चिल्का झील है। दूसरी कौन सी है, चिल्का झील है। ये कैसी है, ये एक लेगून झील है, ठीक है। कैसी है, लेगून झील है। लेगून का मतलब होता है खुर, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पर जैसे कि ये है आपका भारत, ठीक है, यहाँ पर है उड़ीसा, ये जो पूरा का पूरा तट होता है ये कटा छटा होता है। यहाँ पर क्या हुआ, अचानक से कुछ इस तरीके से एक आकृति बनती है, ठीक है। और यहाँ पर समुद्र का पानी चला जाता है, और धीमे धीमे क्या होता है, समुद्र का पानी भी जा रहा है लेकिन समुद्र के अंदर से जो मिट्टी होती है वो भी लगातार जा रही है। तो यहाँ पर क्या करेगी, मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी और फिर ये भाग जो है अलग हो जाएगा। ये जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, लेगून कहते हैं। और यहाँ का जो पानी होगा, यानी कि पानी होगा वो कैसा होगा, क्योंकि भाई समुद्र से पानी इसमें पहुंचा है तो ये कैसा होगा, खारा होगा। इसीलिए लेगून जो है वो कैसी है, खारे पानी की झील है, ठीक है। याद रहेगा सभी को। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा सभी का, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट, कोई सवाल।
वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर पास कराने के लिए आप की तैयारी जो है वो संयम के साथ करा करिए, पढ़ाई लिखाई जो है आराम से करो। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कॉल्ड द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से किसे जाना जाता है? नैनीताल, शिमला, सिक्किम और माथेरन को। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। तो लेक सिटी, लेक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है। सिटी ऑफ लेक पूछा जाता है ना, सिटी ऑफ लेक पूछा जाता है, सिटी ऑफ स्टेट भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट की तो कौन है? नैनीताल है। नैनीताल जो है ये उत्तराखंड का एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसे जहां पर आपको बहुत सारी झीलें मिल जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी झीलें मिल जाएंगी। और जितनी भी ताल ताल वाली झीलें हैं वो सभी कहाँ मिलेंगी? आपको उत्तराखंड में मिल जाएंगी, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट, लेक ऑफ डिस्ट्रिक्ट किसे कहा जाता है? नैनीताल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नैनीताल को कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है आपका, हाँ अमन, बिल्कुल, खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? हिमायत सागर लेक तेलंगाना, या फिर सोमो झील मेघालय, राजसमंद झील राजस्थान, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सी ऐसी झील है जो कि मैच नहीं है? और सभी के सभी, हाँ, ताल वाले जितने भी हैं वो सभी आपको नाग जम्मू में मिलेंगे। ये मैंने पढ़ाया भी था, विद ट्रिक आप लोगों को बताया था। चलिए तो यहाँ पर जल्दी से बताएंगे इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो सोंगमो झील जो है, ठीक है, सोंगमो झील जो है ये मेघालय में नहीं है, ठीक है, ये मेघालय में नहीं है। ये कहां पर है? ये है आपके सिक्किम राज्य में, ठीक है। सोंगमो झील जो है ये कहाँ है? सिक्किम राज्य में है, ठीक है, याद रहेगा। बाकी सभी यहाँ पर जो है वो मैच है, यानी कि रेणुका झील की बात करें तो ये हिमाचल में मिल जाएगी। आपको राजसमंदर की अगर हम बात करें, जैसी भी शाही नदियां, शाही झील जितनी भी हैं वो आपको राजस्थान में मिलेंगी। हिमायत जो है वो तेलंगाना में है। सोंगमो झील की बात करें तो ये कहाँ पर है? आपके सिक्किम राज्य में है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर सभी का क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रसिद्ध बुलर और डल झील स्थित है। फेमस बुलर और डल झील जो है ये किस जगह पर स्थित है? बहुत ही आसान सा सवाल है और फटाफट से आप सभी से उम्मीद करती हूँ जल्दी से आंसर यहाँ पर दे देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे और सभी सेशन को लाइक और शेयर भी कर देंगे, राइट। ओके, तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर जितनी भी झीलें हैं ये सभी कहाँ हैं? बिल्कुल सही, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो देखो, J&K की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी झील है उनको लिख लो। पहली तो है आपकी बुलर झील है, ठीक है। बुलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। बुलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। दूसरी आ जाती है डल, डल झील। वुलर झील को जो पानी प्राप्त होता है ये कहां से होता है? झेलम नदी। डल झील की बात करें तो डल झील एक ऐसी झील है जहां पर विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस पाया जाता है, ठीक है। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कहां पाया जाता है? किस झील में? डल झील में पाया जाता है। इसके अलावा एक और झील है जैसे कि नागिन झील, ठीक है, नागिन झील, ये भी कहाँ है? आपके जम्मू कश्मीर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो कहाँ पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोकटक, ठीक है, लोकटक झील, लोकटक झील जो है जहां पर क्या है? आपका फ्लोटिंग द्वीप है ना, फ्लोटिंग आइलैंड है जिसका नाम है केबुल लामजाओ, ठीक है। ये जो कि कहां पर है? आपके मणिपुर में। कहां पर है? मणिपुर में। फ्लोट केबुल लामजाओ, ठीक है। ये क्या है? एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है,
ठीक है, क्या है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कोई जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है डिडवाना। डिडवाना लेक कहाँ पर है, कोई मुझे बताएगा? डिडवाना झील जो है ये किस राज्य में है? तो डिडवाना झील जो है ये कहाँ पर है, आपके राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में। मैंने आपको बताया था ना कि राजसमंद जो है, राजा के आने पर बहुत बड़े बड़े डंबल बजाए जाते हैं, है ना। तो ये भी कहाँ है, आपके राजस्थान में। राजस्थान जो है पूरा शाही तरीके से होता है। ठीक है, लोनार हम बात कर चुके हैं, कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रहेगा सभी को, आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का, बहुत बढ़िया। नेम द लॉन्गेस्ट लेक, सबसे लंबी झील। ठीक है, लंबाई में सबसे बड़ी, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट झील की, सबसे लंबी झील की, तो वो कौन सी होगी? जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे आप सभी। सबसे लंबी जो झील है वो कौन सी होगी? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका वेम्बनाड। ठीक है, कौन सी है? वेम्बनाड। लेक की अगर हम बात करें, कहां पर? केरल में। ठीक है, सबसे लंबी झील जो है वो कौन सी है आपकी? अ, ठीक है, तो सबसे लंबी झील कौन सी है आपकी? वेम्बनाड। इसके अलावा ये कहां पर है? वेम्बनाड झील जो है ये किस राज्य में है? तो ये है आपकी केरला में। अगला सवाल है आप सभी का, विच इंडियन लेक इज द रिन्यूड एज द लैगून लेक? चलिए, अभी अभी मैंने बताया था लैगून लेक जो है वो कौन सी है। बहुत ही आसान सा सवाल है, जल्दी से यहाँ पर बताएंगे। तो बेसिकली लैगून झील जो है वो कौन सी है? चिल्का झील है, और ये कहाँ पर है आपकी? ये कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में। साथ ही के साथ याद रखिएगा, इस झील को आर्द्र भूमि जो क्षेत्र है उसमें रामसर साइट में भी इसको शामिल किया गया है। किसमें? रामसर साइट्स में। ठीक है, रामसर जो स्थल होते हैं उसमें इसको शामिल किया गया है। जितनी भी आर्द्र भूमियां होती हैं वो रामसर साइट्स में इंक्लूड की जाती हैं। तो चिल्का लेक भी जो है वो रामसर साइट में शामिल की गई। कब की गई? तो ये 1981 में शामिल की गई। कब की गई? 1981 में। ये सवाल पूछ सकता है कि चिल्का लेक जो है क्या रामसर साइट में शामिल है? तो यस, बिल्कुल है। अगला सवाल है, अष्टमुड़ी आर्द्र भूमि। अब देखो यहाँ पर आर्द्र भूमि आया है, तो अष्टमुड़ी की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है आपकी? रामसर साइट में शामिल है। और यहाँ पर ये जो है अष्टमुड़ी, ये किस राज्य में स्थित है? तो जल्दी से यहाँ पर बताएंगे। देखो बेसिकली जो है केरल राज्य में। अष्टमुड़ी की बात करें, अष्टमुड़ी हो गई, वेम्बनाड हो गई, पेरियार झील हो गई, ये सभी कहाँ पर हैं? आपके केरल राज्य में। केरल राज्य में कौन कौन सी है? अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी होगी, पेरियार होगी, और वेम्बनाड झील होगी। ठीक है, वेम्बनाड झील में ही आपकी नौका जो रेस होती है, बोटिंग जो रेस होती है, वो कहाँ होती है? आपकी वेम्बनाड झील में होती है। क्लियर है? याद रहेगा सभी को। चलिए, अगला सवाल है आप सभी का कि सूरज कुंड लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सूरज कुंड झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? देखो, सूरज कुंड झील की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये कैसी है? मैन मेड है, यानी कि मानव निर्मित झील है। कैसी है? मैन मेड झील है। तो ये कहाँ पर है? गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में। ये आपकी करंट में भी पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्या होता है, एग्जीबिशन सी लगती है ना। वहां पे हैंडीक्राफ्ट्स का प्रमोशन किया जाता है, और इसमें कोई ना कोई देश जो है कोलैबोरेट करता है। करंट में पूछा जाता है कि सूरज कुंड जो फेयर लगा था उसमें चीफ गेस्ट कौन थे, कौन से देश ने भागीदार था, है ना। जिस तरीके से सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो सूरज कुंड जो है बेसिकली फरीदाबाद के, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में लगाया जाता है। ठीक है, तो ये मैन मेड है। ये कैसी है? मानव निर्मित। जितनी भी आप देखोगे जो नाम वाली झीलें होगी ना, वो ज्यादातर मैनमेड झीलें हैं। ठीक है, नेचुरल झील्स के नाम अलग मिल जाएंगे आपको, और मैनमेड झील के नाम। फिर सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सी नेचुरल झील है, कौन सी हिमानीकृत झील है, कौन सी आपकी मतलब लोनार झील है ना, कौन सी मैनमेड झील है। इस तरीके से आपके सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, दिल्ली के पास ही है फरीदाबाद। कुछ दिल्ली एनसीआर में ही आता है फरीदाबाद,
और उसी जगह पर सूरजकुंड झील है। ठीक है, हाँ जी। अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द ओनली फ्लोटिंग पार्ट इन द वर्ल्ड इज सिचुएटेड। देखो, विश्व का, अगर आप इंडिया को स्टडी करोगे ना तो आपको इतनी खूबसूरत चीजें मिलेंगी। अब देखो, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग जो पोस्ट ऑफिस है वो भी इंडिया में है। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वो भी यहीं पर है। अगर हम बात करें विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप, वो भी कहाँ है, आपके इंडिया में है। साथ ही के साथ तैरता हुआ नेशनल पार्क की यहाँ पर बात की गई है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और असम। तो यहाँ पर अभी अभी मैंने बताया था कि क्या हुआ है भाई, हाँ, कौन सा है, मणिपुर जिले में है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा एकमात्र क्या है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, क्या है, नेशनल पार्क है। और इस नेशनल पार्क का नाम क्या है, केबुल लामजाओ, है ना, केबुल लामजाओ, अभी बताया था आप सभी को। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना फेवरेट क्वेश्चन है कमीशन का, तो बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, फ्लोटिंग पार्क जो है उसका नाम क्या है, केबुल लामजाओ। अगला सवाल है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर, लो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, बुलर झील में है, लोकटक में है, चिल्का में है और डल झील। बुलर झील जो है ये कैसी है, फ्रेश वाटर लेक है। कैसी है, फ्रेश वाटर लेक है। लोकटक की बात करें, ये भी फ्रेश वाटर लेक है। और इसमें क्या है आपका, ये कहां पर है, ये तो हो गई भाई जम्मू एंड कश्मीर में। लोकटक की बात करें, ये मणिपुर में है ना। और यहाँ पर क्या है, मणिपुर में है फ्लोटिंग पार्क है। यहाँ पर सोचो, तैरते हुए पार्क पे आप क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। चिल्का की बात करें, ये क्या है आपकी, लेगून लेक है। क्या है, लेगून लेक है। डल झील की अगर हम बात करें तो डल झील ही है। ठीक है, डल झील की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है आपका, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। ठीक है, कभी जाओगे पोस्ट ऑफिस तो कितना खूबसूरत लगेगा कि आप झील के बीचों बीच में तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है ना। अंदर आराम से टिकट बना रहा है, कट रहा है, जो भी प्रोसेस होता है वो हो रहा है। बाहर आकर बालकनी में आप नजारे देख रहे हो, है ना, कितना खूबसूरत व्यू है। तो बहुत बढ़िया, याद रखिएगा ये कहाँ पर फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस किस जगह पर है, डल झील में है। ठीक है, सवाल काफी बार पूछा गया। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक एंड देयर लोकेशन, झीलें और उनके स्थानों को बताइए। चिल्का आंध्र प्रदेश, रूपकुंड उत्तराखंड, लोनार महाराष्ट्र, लोकटक मणिपुर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो है बताना है आपको, बेसिकली इसमें एक मिसमैच है ना, एक गलत है। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई चिल्का लेक तो आंध्र प्रदेश में है ही नहीं, है ना। आंध्र प्रदेश में कौन सी है, कोई मुझे कमेंट में बताएगा। चिल्का लेक तो उड़ीसा में है, और आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है, बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है सब जा जाके कि ये देखो ये क्या है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे पता है कि आप लोग क्या करोगे जाके वहां पर, है ना। चलिए, और बिल्कुल घूमिए। बिल्कुल सही अक्षय, ये गलत है, उड़ीसा में है। तो भाई बताइए जल्दी से। हुसैन सागर मैनमेड झील है। ठीक है, सबसे बड़ी मैनमेड झील है। यहां पर एक और झील है, जल्दी से बताओ। कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश में कौन सी है, कोलेरू झील। ठीक है, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर एक पूछा जाता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है, इन दोनों की बॉर्डर पे अगर आप इस तरीके से अगर मैप बनाती हूँ, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये है तमिलनाडु, ये है आपका आंध्र प्रदेश। इसकी सीमा पर यहाँ पर इसका 80% जो है आंध्र प्रदेश में भाग है, और 20% जो है आपके तमिलनाडु में। यहाँ पर एक झील पाई जाती है जिसका नाम क्या है, पुलिकट झील। ठीक है, कौन सी है, पुलिकट। कट से याद रख सकते हो कि ये कट रही है झील, किन दो राज्यों के बीच में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। कोलेरू जो है ये पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, याद रहेगा सभी को। लोकटक मणिपुर में, लोनार महाराष्ट्र में है, और रूपकुंड उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर बेसिकली कौन सा मिसमैच था, ए आंसर मिसमैच था। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो यहाँ पर तो थर्ड पूछा गया है, तो साथ ही के साथ बड़ा सबको पता है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, तो फर्स्ट बता दो जल्दी से कि फर्स्ट हाईएस्ट जो वाटरफॉल है उसका नाम क्या है और तीसरा जो है वो कौन सा है, जल्दी से बताइए। हाँ जी बिल्कुल, जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे, सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। बताइए जल्दी से बताइए। देखो बेसिकली जो है यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो एक झील का सॉरी एक वाटरफॉल का नाम आता है जिसका नाम है नोहक लिकाई जल प्रपात। ये जलप्रपात जो है ये तीसरा सबसे बड़ा थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। यहाँ पर इसमें मेंशन नहीं किया गया है लेकिन याद रखिएगा ये थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। और ये कहां पर है? तो ये है आपके मेघालय में। कहां पर है? मेघालय राज्य में, ठीक है। ये थर्ड हाईएस्ट है, ठीक है, थर्ड हाईएस्ट है। तो यहां पर जो दिया नहीं गया है लेकिन इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है किन्नरम झरना किस राज्य में है? किन्नरम झरने की अगर हम बात करें, इन विच स्टेट इज द किन्नरम फॉल्स सिचुएटेड? असम, मिजोरम, मेघालय और केरला। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो अभी हमने देखा था कौन सा आपका नोहक लिकाई जो जलप्रपात है वो कहाँ था? आपके मेघालय में। इसी तरीके से किन्नरम भी जो है यहाँ पर है। कहाँ पर? मेघालय राज्य में। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा वर्षा होती है तो भाई यहाँ पर झरने होना तो बनता है। और यहाँ पर जो चेरापूंजी है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है उसी के पास स्थित है किन्नरम झरना, ठीक है। और कभी पूछ लिया जाए कि किस पहाड़ी पे है तो आप जानते हैं कि गारो खासी जयंतिया। तो चेरापूंजी जो है बेसिकली किस पहाड़ी पर है? खासी पहाड़ी पर है। और उसी खासी पहाड़ी पर स्थित है आपका किन्नरम झरना, ठीक है। ये भी याद रखना है। मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतिया। खासी पहाड़ी पे है चेरापूंजी मासिन राम वाला वो क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा विश्व की सबसे ज्यादा सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, सबसे ज्यादा आर्द्र क्षेत्र, ठीक है। याद रखेंगे कहां पर है? मेघालय। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कर्नाटक स्थित जोंग जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी, गोदावरी, शरावती और कृष्णा नदी पर। तो भाई अगर हम इसकी बात करें तो भाई जोंग प्रपात को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है गैर सोप्पा, ठीक है, गैर सोप्पा। जोंग गैर सोप्पा। गैर सोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है किसे? जोंग जलप्रपात को, ठीक है, जोंग जलप्रपात को। और ये किस नदी पे है? तो ये शरावती नदी पे स्थित है। और किस राज्य में है? तो याद रखना कहां पर है? ये कर्नाटका राज्य में, ठीक है। बहुत सुंदर लगते हैं झरने, जब आप देखोगे बहुत खूबसूरत है। नेचर ने कुछ चीजें तो ऐसी बनाई हैं जिसको देख के दिल एकदम आपको अंदर से मन में शांति महसूस होती है। आप पहाड़ों पे चले जाओ, आप समुद्र देखो, आप झीलें देखो, जंगल देखो, आपको अलग तरीके की फीलिंग आएगी। मतलब आप इतना शांत महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपके आसपास कितना कुछ है। हम डेली वही लड़ाई झगड़े और बिना मतलब कि जिसका कोई जिंदगी में औचित्य नहीं होता, हम उन सब चीजों में फंसे हुए हैं। लेकिन जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लाइफ आपको एक ही मिली है, तो इन सब चीजों में एक्सप्लोर करो, ना कि मतलब एक कुएं का मेढक मत बन के रहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या करिए? वेरी गुड विभा। हाईएस्ट वाटरफॉल इज कुचिकोल, वेरी गुड। नेचर बच्चे, मेच्योर नहीं, नेचर, है ना परविंदर। चलिए सभी सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। और जल्दी से अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द दूध सागर वाटरफॉल ऑन गोवा कर्नाटक। ये बहुत ही सुंदर, अभी मैंने हाल ही में इसकी एक इमेज देखी थी सोशल मीडिया पर, आई थिंक इंडिया टुडे ने डाला हुआ था। दूध सागर वाटरफॉल का इतना खूबसूरत व्यू था। मतलब मैं जब मुझे वो पिक्चर में इतना खूबसूरत लग रहा है तो अगर मैं वहां पर होती तो बहुत ही मतलब एक अलग ही फीलिंग होती। तो ये जो वाटरफॉल है ये कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा दूध सागर, गोवा और कर्नाटक, है ना, गो एंड नाटक कर
किसके लिए भाई? मतलब दूध सागर जो वाटरफॉल है, तो ये सवाल पूछा जाता है किस नदी पे? मांडवी, जुआरी और काबिनी, मालप्रभा। ठीक है, तो मांडवी और जुआरी ये दोनों ही नदियां कहां पर बहती हैं? गोवा राज्य में बहती हैं। कोई बात नहीं परविंदर, कोई बात नहीं बच्चे, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। चलिए, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये किस नदी पर है? ये है आपकी मांडवी नदी। मांडवी नदी की अगर हम बात करें तो ये कहां पर कहां बहती है? तो ये बहती है आपकी गोवा राज्य में, मतलब गोवा और कर्नाटक की सीमा पर बहती है। ठीक है, मांडवी और जुआरी। अगला सवाल है धुआंधार जलप्रपात, बताओ भाई किस नदी पे है धुआंधार? धुआंधार जलप्रपात जो है ये किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? देखो, जलप्रपात क्या होता है? कोई नदी आ रही है बह के, ठीक है, और वो अचानक से बहुत ऊंचाई से किसी पहाड़ी से नीचे गिरती है, और जब वो नीचे गिरती है तो उसका नाम बदल जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। तो जो नदी है धुआंधार जो जलप्रपात बनाती है, उस नदी का नाम क्या है? उसका नाम है नर्मदा। ठीक है, नर्मदा। मदा। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि नर्मदा माँ, माँ की बात हो रही है। ठीक है, माँ नर्मदा, है ना, माँ की बात हो रही है। तो वह उसमें क्या करता है? पहले होती थी ना माँ जो होती थी चूल्हे पे खाना बनाती है, अब तो सब जगह गैस हो गई है, सब मतलब इजीली खाना बनाते, तो वो क्या होता था? धुआं धुआं होता था। इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हो इसको, है ना, क्योंकि कंफ्यूजन होता है इसमें। ठीक है ये तो बेसिकली जो है नर्मदा नदी की बात करें, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, जो कि एक एस्चुरी बनाती है, याद रखिएगा यहाँ पर। चलिए, साथ ही के साथ यहाँ पर नर्मदा नदी के द्वारा एक और जलप्रपात बनता है जिसका नाम है कपिल धारा। कपिल धारा भी किसके द्वारा है? नर्मदा नदी। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सवाल है द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशियन, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? चलो, भारतीय महासागर की बात करें या फिर इंडियन ओशियन हिंद महासागर की बात करें, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस और मेडागास्कर, इनमें से कौन सा द्वीप जो है सबसे छोटा द्वीप है? जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे सभी। आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कपिल धारा। बहुत अच्छे विभा, गौरव, रंजीत, अक्षय, वेरी गुड। सभी सेशन को यहाँ पर लाइक और शेयर कर देंगे, है ना। चलिए, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इन सभी में सबसे छोटा जो आइलैंड है वो कौन सा है? मालदीव है। ठीक है, कौन सा है? मालदीव है। सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? मालदीव है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से पश्चिमी तट पर स्थित द्वीप, वेस्टर्न साइड में जो द्वीप है वो कौन सा है? पम्मन है, एलिफेंटा है, पारीकुंड है, या फिर श्रीहरिकोटा है। तो यहाँ पर ये आंसर जो है बहुत ही इजी है, वेस्टर्न कोस्ट पे पूछा गया सवाल है। वेस्टर्न कोस्ट पे जो आपका द्वीप है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पम्मन जो है ना, वो नीचे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है ना, श्रीलंका के बीच पम्मन द्वीप है। पारीकुंड जो है ये भी पश्चिमी तट पर स्थित है, ये उड़ीसा में। पारीकुंड जो है ये कहाँ है? उड़ीसा। श्रीहरिकोटा की अगर हम बात करें तो जो आंध्र प्रदेश में आपकी पुलिकट झील है, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, मैंने अभी बताया था ना कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे कौन सी झील है? पुलिकट झील। वहीं पर स्थित है आपका श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा जो कि क्या है? एक अंतरिक्ष केंद्र है। तो यहाँ पर जो एलिफेंटा है, आपने सुना होगा एलिफेंटा द्वीप, ये कहाँ है? ये बेसिकली महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र किस तरफ पड़ता है? आपका पश्चिमी तट पर स्थित राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर पम्बन जो है ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है, तो ये भी आपके ईस्टर्न साइड में है। ये उड़ीसा में है, ये भी ईस्टर्न साइड में है। श्रीहरिकोटा ये भी कहाँ है? ईस्टर्न साइड में, लेकिन बचा कौन आपका? महाराष्ट्र, यानी कि एलिफेंटा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर सभी का क्या हो जाएगा? बी आंसर आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगला सवाल है
प्रायद्वीप शब्द का अर्थ है पानी से घिरा हुआ भूमि का टुकड़ा। ये काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। ठीक है, सवाल पूछा जाता है प्रायद्वीप किसे कहते हैं, बे किसे कहते हैं, गल्फ किसे कहते हैं, है ना, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से यहाँ पर बताएंगे कि आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छे विभा, परविंदर, गरिमा, रंजीत, बहुत बढ़िया। सभी सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो प्रायद्वीप होते हैं वो क्या होते हैं, वो पानी से तीनों तरफ से घिरे होते हैं, है ना, पानी से तीन साइड से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। जैसे हमने देखा, हम जैसे भारत के प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करें तो भाई इधर आपका अरब सागर है, अरब सी है ना। यहाँ पर हम देखते हैं तो बे ऑफ बंगाल है, क्या है, बे ऑफ बंगाल है। और नीचे देखते हैं तो एक अलग सागर मिलता है जिसे हम बोलते हैं इंडियन ओशियन। यानी कि तीन अलग अलग सागरों से जो घिरा होता है जो लैंड एरिया, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। क्लियर है, चलिए, तो यहाँ पर आंसर सभी का क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि which is not in the three rivers of Indus river system which has got India under the control of Indus water treaty। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैंने आपको रिवर सिस्टम कराया था तो मैंने आपको बताया था कि सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जब डिवाइडेशन हो गया था 1960 में। तब क्या हुआ था कि भाई देखो सारी की सारी नदियां जो हैं वो क्या कर रही हैं, ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं। यानी कि पहले वो नदियां जो है भारत से गुजरती है फिर पाकिस्तान पहुंचती हैं। तो भारत को ये डर था कि कहीं भविष्य में ऐसा ना हो कि पानी रोक दिया जाए, तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, हम समझौता कर लेते हैं। तो उस समय आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उनके नेतृत्व में क्या किया गया, इंडस वाटर ट्रीटी की गई। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु जल प्रणाली की तीन नदियां वह कौन सी हैं जो भारत और पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के अंतर्गत मिली है, रावी, चिनाब, व्यास और सतलज। ठीक है, तो यहाँ पर सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो भाई पहली चीज तो ये कि ये समझौता जो है वो कब हुआ था, 1960 में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तीन तीन नदियां अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर है आपकी इंडस, कौन सी आ जाती है, इंडस नदी आ जाती है। इसके बाद आती है आपकी झेलम नदी आती है। ठीक है, झेलम आती है। इसके नीचे आप आएंगे तो चिनाब नदी आपको मिलेगी। ठीक है, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, फिर आती है आपकी रावी नदी। ठीक है, कौन सी आती है, रावी आती है। फिर आती है आपकी व्यास नदी, कौन सी, व्यास नदी। और उसके बाद आती है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी। तो ये जो तीन नदियां है, इन तीनों नदियों पर जो अधिकार दिया गया वो किसे दिया गया, वो दिया गया भारत को। ठीक है, इन तीनों नदियों का जो अधिकार क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत है, भारत के। और ये जो ऊपर की तीन नदियां हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, इसका अधिकार क्षेत्र जो है, इसका नियंत्रण जो है वो किसके पास है, आपकी पाकिस्तान के पास। ठीक है, किसके पास है, पाकिस्तान, इंडस, झेलम और चिनाब। तो यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सी जो है इंडिया के अंदर कंट्रोल में नहीं आती है। तो भाई इसमें कौन सी है, चिनाब नदी जो है बेसिकली इंडिया के कंट्रोल में नहीं आती है, बल्कि किसके कंट्रोल में आती है, आपके पाकिस्तान के कंट्रोल में आती है। बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। भूख लगी है, हाँ जी बिल्कुल सही रंजीत, बिल्कुल सही बच्चे। ठीक है, अगला सवाल है ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम, झेलम की सहायक नदी कौन सी है, सुरु, पोहर, सिगर और स्वा। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताइए। सबने सुना है कि भाई झेलम जो है वो क्या है, सिंधु नदी की सहायक, लेकिन झेलम की सहायक नदी कौन सी है, ये तो टेढ़ा सवाल हो गया, लेकिन टेढ़ा है बट मेरा है ना। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर जो है वो क्या होगा। तो भाई झेलम नदी की जो सहायक नदी है उसका नाम है पोहरू। ठीक है, झेलम जो है उसका नाम क्या है सहायक नदी का, पोहरू। और याद रखिएगा
ये आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सोचो, अब देख रहे हो एग्जाम का पैटर्न कि कैसे सवाल पूछ रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पोहरू जो है वो झेलम नदी की क्या है, सहायक नदी है। और ये जो है ये भी कहां से निकलती है, बेरीनाग के पास जो शेषनाग झील है वहां से निकलती है। ठीक है, अच्छा कोई मुझे बताएगा कि झेलम नदी को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? झेलम नदी को पुराने समय में, प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता? तो उसे कहते थे वितस्ता। क्या बोलते थे? वितस्ता। ठीक है, विशिष्टा नदी बोलते थे किसे? झेलम को। ठीक है, क्या बोलते थे? वितस्ता। ओके, चलिए अगला सवाल है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा जो कि कितने राज्यों से होकर बहती है? बहती है कह रही हूँ कर्क रेखा जो है ये आपका पूरा का पूरा पृथ्वी है ना, ये पूरा का पूरा पृथ्वी है। ये है आपका भूमध्य रेखा, यहाँ पर है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो क्या है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। कहां पर है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है। और यहाँ पर है आपका इंडिया। ठीक है, और ये है मकर रेखा। मकर रेखा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ में कौन सी? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री साउथ में कौन सी है? मकर रेखा है ना, मकर और कर्क। और बीच में कौन सी है? आपकी भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर ये सवाल पहले आता है, कर्क रेखा से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? नहीं बच्चे, 8 राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं ये आप मुझे बताएंगे। मैंने आपको जब फिजिकल इंडिया कराया था तो सब कुछ बताया था, कौन कौन से वो राज्य हैं, आप तब तक सोचो। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कर्क के उत्तर में कौन सी नदी है? तो भाई कृष्णा, गोदावरी और महानदी। लेकिन सिंधु अगर देखोगे तो सिंधु तो पूरे नॉर्थ में है और प्रायद्वीपीय भारत का जो बीचों बीच से जाती है। अगर आप देखोगे तो कर्क रेखा पूरे भारत के बीचों बीच भाग से निकलती है। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि डिवाइडेशन करने का काम करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत का टेम्परेचर है वो अलग होता है और उत्तर भारत का टेम्परेचर बहुत अलग होता है। ये क्षेत्र जो होता है ये कैसा होता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ का जो ये क्षेत्र होता है ये कैसा होता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय भारत होता है यहाँ का क्षेत्र जो होता है कंपैरेटिवली ज्यादा गर्म होता है और यहाँ से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और सिंधु जो है वो तो आपके जम्मू कश्मीर में बहती है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? बी आंसर। ठीक है, इसमें कुछ सोचने के लिए था ही नहीं। क्लियर है? अगला सवाल है आप सभी का कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल्स इन अरेबियन सी। इनमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? देखो 3 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि हिमालयी नदियां कौन सी हैं, ठीक है, और प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में 2 भागों में विभाजित किया जाता है कि पूर्व की तरफ कौन सी बहती है और पश्चिम की तरफ कौन सी बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है अरब सागर। अरब सागर जो है वो वेस्ट साइड में यानी कि वेस्ट वार्ड जो रिवर है यानी कि पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वो कौन सी हैं? तो सिंधु नदी जो है आप देखोगे तो ये क्या कर रही है? आपकी उत्तर से पूर्व से निकलकर क्या कर रही है? पश्चिम की ओर बह रही है। गोदावरी जो है ये कहाँ जाती है? ये उत्तर की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भी है कृष्णा। तो बेसिकली यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इंडस रिवर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? चिनाब, ब्यास, रावी और गोमती। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर आपको दिख जा रहा होगा। सिंधु नदी की बेसिकली 5 नदियां सहायक नदियां हैं, है ना। सिंधु नदी की अगर सहायक नदियों की बात करें तो कुल कितनी है? 5 नदियां हैं। पहली आ जाती है झेलम, ठीक है, दूसरी आती है चिनाब। चिनाब जो है सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी? सिंधु की। इसके बाद आ जाती है आपकी कौन सी? रावी, ब्यास और 5वीं जो है वो कौन सी है? सतलज। लेकिन गोमती की अगर हम बात करें
तो गोमती जो है वो किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी है गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? चलिए जल्दी से यहाँ पर बेतवा, गंडक, हिंडन और चंबल। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? यमुना की सहायक नदी नहीं है। जल्दी से बताइए, यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो भाई आप सभी जानते हो गंडक नदी जो है ये आपकी यमुना की सहायक नदी, बेतवा हो गई, हिंडन हो गई, चंबल हो गई, ये सभी किसकी हैं? देखो यहां पर लिख लो, यमुना रिवर की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। ठीक है, एक आ जाती है टोन्स रिवर, टोन्स नदी। दूसरी है आपकी चंबल, कौन सी है? चंबल है। तीसरी आती है आपकी काली सिंध, काली सिंध भी किसकी है? यमुना की सहायक नदी है। इसके अलावा आती है बेतवा, कौन सी है? बेतवा। इसके अलावा आती है केन और फिर आती है आपकी हिंडन, कौन सी आती है? हिंडन। ये सभी नदियां जो हैं, ये जो सभी नदियां हैं ये किसकी हैं? यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो गंडक दी गई है, गंडक बेसिकली, गंडक की अगर हम बात करें तो ये किसकी सहायक नदी है? ये है आपकी गंगा रिवर की सहायक नदी। ठीक है, किसकी है? गंगा रिवर की सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा सभी, मैंने आपको बताया था जब गंगा रिवर सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको सभी को बताया था। कोई बात नहीं अनिल, परेशान मत हो। अगला सवाल है कि गंगा इज अ रिजल्ट ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर भागीरथी अलकनंदा एट विच प्लेस? कहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलते हैं? तो भाई पूरा का पूरा रिवर पंच प्रयाग पढ़ाया था आप सभी को, है ना, कि भाई भागीरथी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ना। कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और वहां उसी तरफ से अलकनंदा की बात करें तो ये कहां से निकलती है? सतोपत से निकलती है। अलकनंदा से और भी आके नदियां मिलती है, जैसे कि पिंडर नदी हो गई, है ना, और मंदाकिनी हो गई, नंदाकिनी नदी हो गई। तो यहाँ पर जब भागीरथी और अलकनंदा मिल जाते हैं और फिर आगे जो जलधारा बढ़ती है उसी को हम गंगा कहते हैं। तो ये दोनों जो वहां पे मिलती हैं वहां पर क्या कहते हैं? देव प्रयाग। मैंने आपको बताया था जब भागी और अलकनंदा मिल गए तो भाई इससे देव को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर आंसर जो है कुट्टे को बोलते हैं। ओके अनिल, हाँ जी विभा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग पर अलकनंदा और कौन सी नदी मिलती है? कोई बताएगा? अलकनंदा का मिलन होता है, मैंने आपको बताया था कि मंदाकिनी से अलकनंदा सबसे बाद में मिलती है। किससे? मंदाकिनी से सबसे बाद में मिलती है। तो मंदाकिनी क्या हो जाती है? रुद्र हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। तो यहाँ पर याद रखिए अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिलेंगे? रुद्रप्रयाग पर। और भागीरथी अलकनंदा कहाँ मिलेंगे? देवप्रयाग पर। कर्ण की बात करें तो यहाँ पर पिंडर नदी, ठीक है, पिंडर नदी जब आपकी, पिंडर नदी जब आपकी किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। तो वो कहां पर मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। तो वो कहां पर मिलती है? आपके कर्ण प्रयाग पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी याद रखिएगा, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर है, सभी जानते हैं, चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सभी कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला सवाल, द रिवर गंगा मर्ज फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड एंड, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और जाकर समाप्त हो जाती है। बहुत ही आसान सा सवाल है, सभी जानते हैं कि भाई गंगोत्री ग्लेशियर जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में। वहां से होते हुए ये कुल 5 राज्यों, 5 स्टेट से होकर गुजरती है। भाई कौन कौन से? तो पहला तो उत्तराखंड हो गया, दूसरा यूपी हो गया, है ना, दूसरा फिर कहाँ जाती है? यूपी में पहुंचती है। और सबसे लंबा क्षेत्र जो है अपवा क्षेत्र वो कहाँ पर है? यूपी में। इसके बाद ये पहुंचती है बिहार, है ना, कौन से राज्य में पहुंचती? बिहार में। इसके बाद ये पहुंचती है झारखंड राज्य में। झारखंड में इसका जो क्षेत्रफल है, जो अपवा क्षेत्र है वो सबसे कम है। और सबसे लास्ट में जाकर पहुंचती है वेस्ट बंगाल में। और इसके बाद जाकर कहाँ गिर जाती है? ये बंगाल की खाड़ी में। और क्या बनाती है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। बेसिकली डेल्टा का निर्माण करती है लेकिन वहीं पर सुंदरवन डेल्टा है। तो ये कहाँ गिरती है जाकर? भाई
बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल। बहुत ही आसान सा सवाल था। अगला सवाल है, ये याद रखना कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है। किस राज्य में ज्यादा प्रवाह क्षेत्र है, किसमें कम है। अगला सवाल है, विच रिवर बेसिन इज शेयर्ड बाय मोर देन 10 स्टेट ऑफ इंडिया। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों में बांटा गया है। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और दामोदर नदी। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताएंगे कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। 2525 किलोमीटर पूरा का पूरा गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। ओके, बेसिकली जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है। ऐसा तो कोई राज्य नहीं है जहां पर 10 राज्य हों, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 नहीं बल्कि 5 राज्य होने चाहिए। 5 राज्य में जो बहती है वो कौन सी है, और सबसे बड़ा क्षेत्र जो कवर करती है वो कौन सी है, गंगा नदी। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, कितना किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर 10 नहीं बल्कि 5 होगा। अगला सवाल है आप सभी का, गंगा नदी सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो कि जल क्षेत्र को पृथक करता है। यानी कि सिंधु नदी का क्षेत्र और गंगा नदी के बीच में कौन आता है, हरिद्वार, नामचा वरवा, अलकनंदा और अंबाला। तो भाई नामचा वरवा की बात करें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो ग्रेट हिमालय है वो नंगा पर्वत से लेकर कहां तक है, नामचा वरवा तक है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, नामचा वरवा अरुणाचल प्रदेश में, पूरा का पूरा क्षेत्र है। तो यहाँ पर इसको कौन अलग करने का काम करता है, तो बेसिकली जो अगर आप देखोगे तो जो अंबाला शहर है, ठीक है, अंबाला शहर जो है ये जो गंगा नदी का पूरा जो पूरा गंगा नदी तंत्र है उसको सिंधु नदी तंत्र से क्या करता है, अलग करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आप सभी का कि घाघरा और सोन आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। यानी कि सोन और घाघरा जो है ये किसकी सहायक नदियां हैं। तो भाई ये दोनों ही सहायक नदियां किसकी हैं, नदी तंत्र पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था कि भाई घाघरा नदी की अगर हम बात करें तो गंगा नदी के लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां हैं। देखो ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौन सी नदी किस तरफ से आकर मिल रही है। जैसे आपका कौन सा दोस्त आपके किस घर की किस दिशा से आकर मिलता है, रीजनिंग में सवाल पूछे जाते हैं। इसी तरीके से घाघरा जो है लेफ्ट साइड से आकर किससे मिलती है, गंगा से। और सोन नदी मिलती है राइट साइड से आकर। सोन नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि साउथ से नॉर्थ की ओर बहती है। ठीक है, और कहां से निकलती है, तो निकलती है ये अमरकंटक की पहाड़ी से। कहां से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से होकर कहां बहती है, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहती है। ये एक अपवाद है। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो है सभी का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोनों ही नदियां किसकी हैं, गंगा नदी। अगला सवाल है, विच ऑफ द रिवर डू नॉट फ्लोस थ्रू पंजाब। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं बहती है, सतलज, रावी, झेलम और गंगा। तो भाई ये तो मतलब सवाल ही क्यों था। तो बेसिकली यहाँ पर गंगा जो है आप सभी जानते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। तो गंगा का तो कोई संबंध ही नहीं है पंजाब से। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार का दुख किसे कहा जाता है। दुख का मतलब क्या है, बिहार का दुख किस नदी को, नर्मदा, महानदी, चंबल और कोसी। तो भाई एक तो है आपका बिहार का शोक, एक है पश्चिम बंगाल का शोक और एक है उड़ीसा का शोक। ये 3 शोक जो हैं आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो बेसिकली जो अगर हम यहाँ पर बात करें, बहुत बढ़िया, ओके ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो बिहार का दुख किसे कहा जाता है, आपका कोसी नदी को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि नदी बह रही है। ठीक है, अचानक से क्या होता है, उसमें बाढ़ आती है और उसका मार्ग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो भाई आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हम बिहार का शोक कहते हैं। बंगाल के शोक की बात करें तो किसे कहा जाता है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को। किसे कहते हैं, दामोदर नदी को। और उड़ीसा का अगर हम बात करें तो वो किसे कहा जाता है, महानदी को।
अगर आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है तो महानदी, पश्चिम बंगाल का शोक के तौर पर किसे जाना जाता है तो दामोदर नदी, और यहाँ पर पूछा गया है बिहार का शोक तो कौन सी नदी है, कोसी नदी। तो यहाँ पर डी आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। According to World Wide Fund, which of the following river of India is one of the most endangered river in the world? चलिए जल्दी से बताइए, वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी दुनिया की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है, यानी कि समाप्त होने जा रही है? जमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गोदावरी नदी। क्या बात है परविंदर, थैंक यू बच्चे। चलो क्या बोला जाए, एनीवेज तो जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर जो है, ऐसी कौन सी नदी है जो कि लुप्त प्राय है, यानी कि समाप्त होने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो विश्व की कई सारी नदियों के नाम आए हैं, और आप जैसे जैसे देख रहे हो कि वाटर क्राइसिस जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि लुप्त प्राय होने जा रही है का मतलब ये है कि 4 दिन में पानी समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि आने वाले समय में सबसे पहले ये नदियां जो है वो सूख जाएंगी। यहाँ पर पानी जो है अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर आंसर जो है वो रिवर है, गंगा रिवर है, यानी कि बी ऑप्शन है। आप देखोगे कि पूरा का पूरा उत्तराखंड से जहां से ये निकलती है वहां पर बिल्कुल सूखा क्षेत्र हो चुका है। मैं इवन गई भी थी उत्तराखंड 2-3 बार, और वहां पर जितने भी नदियों का अपवाह क्षेत्र था जहां से नदियां निकलती वो सभी जगह सूख चुके हैं। तो यहाँ पर जो वाटर क्राइसिस है उसकी वाटर की जो इम्पोर्टेंस है, हमारी आसपास की जो फूड है, हमारा वाटर है, हमारा ऑक्सीजन है, इन सभी चीजों की इंपॉर्टेंस हमें समझनी पड़ेगी। और हम देख रहे हैं और पिछले 2 साल से हम सरवाइव कर रहे हैं, तो अभी ऐसी कोई दिक्कत, मतलब बहुत सारी जगह पे ऐसी दिक्कत है जहां पर पानी नहीं है, और जहां पर पानी प्रोवाइड किया जा रहा है इजीली वो लोग वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, और अननेसेसरी पानी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए जितना आप पानी बचा सकते हैं। ठीक है, तो लुप्त प्राय में जो नदी शामिल है उसका नाम क्या है, गंगा नदी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो डेन्यूब नदी जो कि कहाँ बहती है, यूरोप में, उसको भी रखा गया है आपकी वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार लुप्त प्राय नदियों में। इसके अलावा रियो ग्रांड हो गई, सिंधु नदी हो गई, नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है उसको भी शामिल किया गया है, मेकांग नदी है, यांगसी नदी है। ठीक है, ये सभी नदियां किसमें शामिल की गई हैं, वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार आपकी लुप्त प्राय नदियों में शामिल की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? सबसे लंबी नदी कौन सी है, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और गंगा? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है, गंगा नदी है ना। सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है, सभी जानते हैं। जिसका क्षेत्रफल कितना है आपका, गंगा नदी के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। वैसे अगर आप देखोगे तो 2525 किलोमीटर से भी ज्यादा जो है ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि इसका पूरा क्षेत्रफल जो है कितना है, 2900 किलोमीटर। लेकिन ये नदी जो है भारत में इसका कितना क्षेत्र है, तो भारत में इसका 916 किलोमीटर ये बहती है। अगर ये पूरी की पूरी भारत में होती तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी नदी कहलाती, लेकिन 2525 किलोमीटर किसका है, गंगा नदी का क्षेत्र है। तो यहाँ पर सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपकी गंगा नदी है। और अगर आपसे पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की गंगा कौन है, या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आपका आंसर होता गोदावरी नदी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, विच रिवर इज नोन एज अ सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश? ऐसी कौन सी नदी है जिसको सांपो कहा जाता है तिब्बत में? बहुत ही आसान, सारा का सारा रिवर सिस्टम मैंने आपको कराया है, उम्मीद करती हूँ जवाब सही देंगे। और जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। तो भाई एक ही नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है,
ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और तिब्बत में क्या कहा जाता है, सांको कहा जाता है। जब वो भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तब क्या कहलाती है, तब कहलाती है दिहांग नदी। उसके बाद जब असम में प्रवेश करती है तब ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। और यही एकमात्र ऐसी नदी है जहां पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है। और ये नदी जब गंगा नदी से मिलती है तो किस नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो याद रखिएगा किस नाम से गिरती है, मेघना के नाम से गिरती है। मेघना के नाम से कब गिरती है, जब ये गंगा नदी से मिल जाती है। याद रहेगा सभी को। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी आंसर आप सभी का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, धनसिरी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। धनसिरी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है, गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो मैंने आप सभी को क्या कराया था, सारी की सारी जो रिवर सिस्टम है, तो मैंने आपको बताया था कि धनसिरी हो गया, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, ठीक है, मानस, ये सभी नदियां जो हैं, ये सभी नदियां किसकी सहायक नदी हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, किसकी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला सवाल है आपका कि पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। पेन्नार नदी जो है इसका उद्गम किस राज्य में होता है, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। तो भाई पेन्नार नदी की बात करें तो ये कहां से निकलती है, ये निकलती है आपकी नंदी दुर्ग श्रेणी से। ठीक है, नंदी दुर्ग श्रेणी से। और ये श्रेणी कहां पर है, तो ये श्रेणी है आपकी कर्नाटक में। ठीक है, कहां पर है, कर्नाटक में। तो ठीक है, तो याद रखिएगा कहां पर है, कर्नाटक राज्य में। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन टू द अरेबियन सी। अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी है, फिर से वही सवाल है। चलो, कृष्णा, माही, ऋषु कुल्या या फिर पेना। तो यहाँ पर आंसर जो है वो सभी का क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सी नदी जो है वो आपकी किसमें गिरती है, अरब सागर में गिरती है जाकर। ठीक है, तो अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं उनके नाम लिख लो। यहाँ पर अरब सागर में बात करें तो एक हो गई आपकी साबरमती नदी, कौन सी, साबरमती नदी। दूसरी हो गई नर्मदा, ठीक है, कौन सी हो गई, नर्मदा नदी हो गई। उसके बाद आपकी माही नदी हो गई, कौन सी, माही नदी हो गई। इसके बाद आप देखोगे तो ताप्ती नदी, जुआरी नदी, है ना, जुआरी और मांडवी कहां पर हैं, जुआरी, मांडवी, ये दोनों ही कहां की नदियां हैं, गोवा की नदियां हैं। इसके अलावा कौन सी, लूनी, ठीक है, कौन सी, लूनी नदी, ये भी कहां जाकर गिरती है, अरब सागर में। और एक और नदी है जिसका नाम है शरावती नदी। ठीक है, ये सभी नदियां किस में जाकर गिरती हैं, आपकी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। इनका नाम याद कर लोगे, एक तरफ की याद कर लो, वेस्ट साइड का पूरा पूरा नदियां याद कर लोगे तो आपको याद रहेगा, आपको पूर्व की नदियां याद करने की जरूरत नहीं है। अगर इधर का याद रहेगा तो आप इजिली आंसर लगा सकते हो कि दूसरी साइड तो हम लगा ही सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। सभी सेशन को यहाँ पर लाइक और शेयर कर देंगे और जल्दी से आंसर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुटनी से होकर बहती, कावेरी, वैगई, नंदी और पलार। अमन गुड मॉर्निंग हो रहा है बच्चे, चलो वेरी गुड इवनिंग, सो कर उठे हैं अभी चलिए जल्दी से आ जाइए सभी, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे, सभी का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो भाई भारत की प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है जिसका नाम तिरुटनी है, ठीक है, तो ये बेसिकली किस पे, नंदी रिवर। नंदी रिवर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ बहती है, ये बहती है आपके तमिलनाडु राज्य में। छोटी सी नदी है, ठीक है, छोटी सी नदी है, वो कहाँ बहती है, तमिलनाडु राज्य में। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द अमरकंटक हिल मध्य प्रदेश। इतना बार मैंने बताया है अमरकंटक, ठीक है, दो नदियां बहती हैं, एक जाती है उत्तर की ओर जो कि नाम है सोन नदी, और मैंने आपको बताया सोन नदी एक ऐसा अपवाद है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। दूसरी बहती है आपकी नर्मदा,
ठीक है। नर्मदा जो कि कहाँ बहती है, आपके वेस्टवर्ड यानी कि पश्चिम की ओर बहती है, और ये दोनों ही कहाँ से निकलती हैं, ये निकलती हैं आपकी मैकाल पहाड़ी यानी कि अमरकंटक से, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती, गंगा, महानदी, लूनी और गोदावरी। जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे कि आंसर जो है, ऐसी कौन सी नदी है जो समुद्र में जाकर नहीं मिलती। सो क्यूट है, कोई बात नहीं बच्चे, होता है। और वैसे भी अभी वेदर चेंज हो रहा है तो लगता भी है। बहुत बढ़िया, पद्मिनी बहुत अच्छी, अमन, अनिल वेरी गुड। नोटिफिकेशन आ जाएगा बच्चे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें तो जो समुद्र में जाकर नहीं मिलती, इसका आंसर है आपका सी, लूनी नदी जो है ये अंतःस्थलीय नदी है, ठीक है। अंतःस्थलीय नदी है यानी कि ये स्थल में ही शुरू होती है, ठीक है, और ये किसी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है, ये कक्ष के रन में जाकर समाप्त हो जाती है, ठीक है। कहाँ जाकर, कक्ष के रन में जाकर समाप्त हो जाती है। तो याद रखिए ये कैसी है, अंतःस्थलीय, मतलब कि कोई नदी निकली है जहां पर मान लो कि रेगिस्तान है, जैसलमेर है, पूरा का पूरा रेगिस्तान है, तो वहां पर किसी पहाड़ी मतलब कहां से, अरावली की पहाड़ी से होकर निकली है और जाकर कक्ष के रण में समाप्त हो गई है, तो ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं, अंतःस्थलीय। और अंतःस्थलीय यहाँ पर झील भी है ना, मैंने अभी आपको बताया अंतःस्थलीय एक झील भी है जिसका नाम है सांवर झील, है ना, सांवर झील, जो कि क्या है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और कैसी है, अंतःस्थलीय झील है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, कितनी पूछेंगे, कितना पूछेंगे पश्चिम की ओर, कितना, इनका तो फेवरेट क्वेश्चन हो गया है। तो मैंने आपको ऑलरेडी सारी की सारी नदियां करा दी हैं, तो यहाँ पर आंसर जो है बेसिकली शरावती नदी जो है, साबरमती जो नदी है ये कैसी है, वेस्ट वार्ड रिवर है, अरब सागर में गिरती है का मतलब है कि उसका अपवाह उस तरफ है, ठीक है, अपवाह, लेकिन ये कक्ष के रन में जाकर ही समाप्त हो जाती है, अरब सागर से पहले ही समाप्त हो जाती है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ओके गौरव, बहुत बढ़िया। अब सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मोहाना डेल्टा नहीं बनाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और ताप्ती। तो भाई गंगा नदी डेल्टा बनाती है, सब जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों नदियां मिलकर ही क्या करती हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा क्या होता है, कोई नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, और उसका अपवाह क्षेत्र जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। कोई नदी जो लंबे क्षेत्र तय करके आ रही है तो आप समझ सकते हो कि उसमें बहुत सारी मिट्टी, गाद और बहुत सारी वनस्पति सब कुछ होगा, वो इकट्ठा आकर जहां पर नदी गिरेगी या फिर जहां पर समाप्त होगी, जिस समुद्र के जिस स्थल पर वो मिलेगी जाकर, वहां पर सब कुछ छोड़ देगी, यानी कि जितनी भी मिट्टी है, जितनी भी वनस्पति अपने साथ लेकर आ रही है, लोग पता नहीं क्या क्या नदियों में बहा देते हैं, है ना, पूजा पाठ करके सारा का सारा उसी में छोड़ देते हैं, तो वो सब जाकर वहां पर इकट्ठा हो जाता है, तो वो क्या बनाता है, धीमे धीमे पहाड़ सा बनता जाता है जिसे हम कहते हैं डेल्टा। गोदावरी नदी, इसका जिन नदियों का अपवाह क्षेत्र ज्यादा होगा वो क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। लेकिन ताप्ती नदी जो है ये क्या बनाती है, ये बनाती है एस्चुरी, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है। और ये किस में गिरती है जाकर, ये कहाँ गिरती है जाकर, तो ये गिरती है अरब सागर में। और ये सभी नदियां जितनी भी अरब सागर में दो नदियां हैं, एक तो हो गई ताप्ती और दूसरी हो गई नर्मदा, ये दोनों ही नदियां क्या बनाती हैं, आपका एस्चुरी बनाती है, यानी कि ऊंचाई से गिरती है समुद्र में, और यहाँ पर क्योंकि इतना इनका अपवाह क्षेत्र भी ज्यादा नहीं होता है, तो जैसे ही समुद्र की लहरें आती हैं इसको लेकर चले आती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एस्चुरी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है ताप्ती हो गई, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। अब सवाल आता है, मूसी और भीमा किसकी सहायक नदियां हैं, महानदी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी की। चलो जल्दी से यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट सवाल है कि मूसी और आपकी भीमा ये दो नदियां हैं, ये किसकी सहायक नदी हैं, जल्दी से बताइए, ये दोनों ही नदियां किसकी सहायक नदी हैं। चलो पहली चीज तो ये कि ये सहायक नदी है किसकी, कृष्णा की, ठीक है, किसकी है, कृष्णा। कृष्णा नदी जो है ये कहां से निकलती है, ये निकलती है आपके
महाराष्ट्र के किससे? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से, ठीक है, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। जब ये निकलती है तो आगे, और ये महाबलेश्वर का है, पश्चिमी घाट पर है। यहां से जब निकलती है तो इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इनका नाम लिख लो। एक तो हो गई भीमा, ठीक है, कौन सी है? भीमा है। तुंगभद्रा जो है इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, तुंगभद्रा, ठीक है, और तीसरी है मूसी। तो भीमा, भद्रा, मूसी, भीमा, भद्रा, मूसी, ठीक है, भीमा, भद्रा, मूसी, ठीक है। तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल है आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। तो मैंने आपको बताया था 2 नदी तंत्र होते हैं। अगर हम रिवर सिस्टम की बात करें, ठीक है, अगर हम रिवर सिस्टम की बात करें तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक बांटा जाता है आपका हिमालय रिवर सिस्टम, ठीक है, हिमालय रिवर सिस्टम। हिमालय रिवर सिस्टम में सिर्फ 3 नदियों के नाम आते हैं। कौन कौन सा? एक आता है आपका इंडस रिवर, ठीक है, कौन सी? इंडस रिवर। दूसरी आती है आपकी गंगा रिवर, और तीसरी आती है आपकी कौन सी? ब्रह्मपुत्र, ठीक है, कौन सी आती है? ब्रह्मपुत्र रिवर। और दूसरी आती है आपकी प्रायद्वीपीय भारत की, या फिर सेंट्रल इंडिया, है ना, मिडिल इंडिया, या फिर आपकी प्रायद्वीपीय या फिर पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। तो इसमें कौन सी आती है? तो इसमें 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, और दूसरी आती है आपकी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, ठीक है। तो इसमें यहां पर पूछा गया हिमालय नदी, तो सीधी सी बात है इनमें से कौन सी नदी नहीं है? तो गोदावरी नदी जो है ये किसकी है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आप सभी का कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ओरिजिनेटेड इन अमरकंटक हिल इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? बहुत बार पढ़ चुके हैं, 2 नदियां निकलती हैं, एक है नर्मदा, दूसरी है सोन, ठीक है। सोन जो कि किसी सहायक नदी है, नर्मदा एस्चुरी बनाती है, और सोन नदी अमरकंटक जाकर किससे मिलती है? गंगा नदी से। तो सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ज्यादा कुछ डिस्कशन इसमें करने की जरूरत है नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और महानदी। चलिए जल्दी से यहाँ पर बताएंगे कि आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, सी पे ताला लगाओ। ओके, अमन, अनिल, शिवानी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, है ना। चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर देंगे। आंसर जो है आप सभी का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो पहले तो लिख लो कि अगर मैं गोदावरी की बात करूं तो इसका पूरा का पूरा जो अपवाह क्षेत्र है ये कितने किलोमीटर है? 1465 किलोमीटर। कितना है? 1465 किलो। नर्मदा की अगर हम बात करें तो इसका कितना है? 1312 किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 1312। कृष्णा नदी की बात करें तो इसका कितना है? इसका है आपका 1400 किलोमीटर। और महानदी की अगर हम बात करें तो इसका कितना है? आपका 858 किलोमीटर। तो इन सभी नदियों में आप देख सकते हो सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्र किसका है भाई? प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी है? गोदावरी, यानी कि ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाए। गोदावरी की बात करें ये कहां से निकलती है? तो ये निकलती है आपके महाराष्ट्र की त्रियंबक पहाड़ी से, है ना। कहां से निकलती है? त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है। तो आंसर जो है क्या हो जाएगा? ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग। वेस्ट फ्लोइंग का नाम क्यों आ रहा है भाई ज्यादा से ज्यादा? ठीक है, दोनों ही, नर्मदा और ताप्ती, यहाँ तो दोनों ही है। अच्छा, वेस्ट फ्लोइंग में सबसे प्रायद्वीपीय पश्चिम की ओर बहने वाली लंबी नदी का नाम पूछा गया है। चलिए, पश्चिम की ओर बहने वाली लंबी नदी का नाम पूछा गया है। चलो जल्दी से बता दो कि यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। तो बेसिकली जो नर्मदा नदी है, ठीक है, जिसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल कितना है? 1312 किलोमीटर अभी बताया था। ये
पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदियों में है। और पूर्व की ओर कौन सी है? गोदावरी नदी। अब ये भी मैंने बताया था आपको। तो पश्चिम की ओर कौन सी है? नर्मदा। और इसी पर एक जलप्रपात है जो कि अभी हम लोगों ने देखा था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, याद रहेगा। तो याद रखना, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। अगला सवाल है कि प्रायद्वीप में भारत की एकमात्र बारहमासी नदी। बारहमासी का मतलब क्या है? कोई मुझे बताएगा? बारहमासी नदी का मतलब यहाँ पर क्या है? बारहमासी अगर नदी की अगर मैं बात करूं तो इसका क्या मतलब है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताओ यहाँ पर आंसर। जो बारहमासी नदियां ऐसी नदियां जो कि साल भर क्या, हाँ बिल्कुल, बारहमासी नदियां जो कि साल भर क्या होती है? बहती रहती हैं। ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं? बारहमासी नदियां बोलते हैं। ठीक है, और इनको सदा नीरा भी बोलते हैं। ठीक है, बारहमासी के साथ साथ इसे क्या बोलते हैं? सदा नीरा। नदी, नीरा मतलब पानी, सदा का मतलब हमेशा, सदा नीरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल ये भी पूछ सकता है सदा नीरा किस नदियों को कहा जाता है, या फिर बारहमासी किस नदी को कहा जाता है? यहाँ पर आंसर होगा आपका कावेरी नदी। ठीक है, इसको दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। एक आता है दक्षिण की गंगा। ठीक है, दक्षिण की गंगा कहलाती है आपकी गोदावरी नदी, और एक होती है दक्षिणी गंगा। कौन सी? दक्षिणी गंगा। दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका कावेरी को। ठीक है, और ये कैसी नदी है? सदा नीरा नदी है। कहां से निकलती है? ये निकलती है आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। क्लियर है? चलिए, अच्छा, एक चीज और याद रखना कि ये जो कावेरी नदी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि 12 मासी बहती रहती है। ठीक है, पूरे साल बहती रहती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, यहां पर लिख लो, इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? पूछा गया है सवाल आपके, सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी हैं? लिखो यहां पर। यहां पर एक लिखेंगे आप काबिनी। कौन सी है? काबिनी। ये भी। दूसरी है हेमवती। ठीक है, हेमावती या फिर हेमवती कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, हेमावती। और तीसरी नदी है भवानी। ठीक है, भवानी। भवानी, ये जो नदी है ना, इसको काफी बार पूछा गया एग्जाम में कि भवानी जो है किसकी, और हेमवती, ये दो नदियां ऐसी है, हेमावती या फिर हेमवती, ये दोनों नदियां ऐसी हैं जो कि एग्जाम में काफी बार पूछी गई है किसकी सहायक नदी है। तो ये किसकी है? कावेरी की। ठीक है, तो आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी आंसर आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उड़ीसा में सुनाबाय बोला जाता है मैम। ओके पद्मिनी, ओके अमन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, ओके, योर स्पीक टू फास्ट टू माई अंडरस्टैंड। बच्चे जितनी आराम से पढ़ा रही हूं उससे क्या ही, एनीवेज, थोड़ा सा आप भी स्टूडेंट हैं और सब कुछ टीचर नहीं करके दे सकते हैं, कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आप ही निभाइए, है ना। समझने की कोशिश करिए, जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा।
और कोई भी जो भी आप कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, आपको क्या लगता है उससे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है मेरे पढ़ाने से। ठीक है? तो मैं यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ देना चाहूँगी। वो हर चीज़ देना चाहूँगी जो कि आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है और हर एग्ज़ाम का लेवल अलग-अलग होता है। तो अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं आपको पीसीएस लेवल का पढ़ाऊँ, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। होता है ना बच्चों को लगता है कि अरे! इतना सारा बताया टीचर ने, इतना सारा बता के क्या करोगे? क्या करोगे? नॉलेज इकट्ठी करनी है। अच्छी बात है, लेकिन क्या उससे आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई होगा? नहीं होगा। एग्ज़ाम क्वालीफाई कैसे होगा कि जो चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप बस उतना पढ़ लो। नॉलेज तो आप ज़िंदगी भर इकट्ठा करेंगे। आप सिलेक्शन लेने के बाद भी पढ़ सकते हैं। किसी ने नहीं रोका है और अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा नॉलेज है, तो आप भी पढ़िए। मुझे उतना पढ़ाना है जितना आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जहां एडिशनल न्यूज की जरूरत होगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी, वो सब कुछ मैं आपको डिलीवर करूंगी। आपको कहने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको करा रही हूँ, आपको क्या लग रहा है ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए हैं? आपने कभी पेपर उठा के देखा है? कभी देखा है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं? ये सभी एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। आप देखिए उठाकर पेपर, पेपर का पैटर्न बदल रहा है। एनीवेज मतलब बिल्कुल इग्नोर करती हूँ, लेकिन क्लास की एक मर्यादा है जिसको बनाकर रखिए। आपकी भी रिस्पेक्ट है। आप सभी देखो, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ टीचर की रिस्पेक्ट होती है, स्टूडेंट की भी उतनी ही रिस्पेक्ट होती है। आप सभी, ऐसा नहीं है आप तैयारी कर रहे हो एक एग्जाम के लिए, एक रेपुटेटेड पोस्ट के लिए, ठीक है? तो आप सबकी आप सभी के लिए मेरी नजरों में बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है? छोटे बहन भाइयों के साथ साथ आप मेरे लिए मतलब हो, कल को आप सेलेक्ट हो जाओगे, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। बस उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से पढ़िए। कुछ नहीं रखा है इधर-उधर की बातों में, बाद में पछताओगे। और ऐसा ऐसा कोई काम मत करो जिससे भविष्य में जाकर आपको पछताना पड़े, राइट? क्योंकि सिर्फ आप नहीं पछताते हैं, आपसे कहीं ज्यादा आपसे जुड़े हुए लोगों को दिक्कत होती है। आप आए हो धरती पे इंसान के रूप में आपने जन्म लिया है। आपको ऐसा क्रिएचर ने बनाया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास वो टैलेंट है, उसको क्यों गलत जगह वेस्ट कर रहे हो? गलत एनर्जी में क्यों लेकर जा रहे हो? पॉजिटिव एनर्जी में लेकर जाओ, अपने लिए कुछ करो। हर दिन कुछ ऐसा नया करो जिससे आपको खुशी मिले कि आपने कुछ नया किया, कुछ अच्छा किया। अपने लिए किया या किसी के लिए भी किया, राइट? चलिए, ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। और देखो, जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसी छोटी छोटी नॉलेज से क्या होता है, आपकी नॉलेज ब्रॉड होती है। ऐसा नहीं होता एक ही दिन में सब मतलब पढ़ के एकदम विद्वान हो गए, नहीं। सालों का संघर्ष होता है उनका, है ना? तो पढ़ो, खुद भी पढ़ो। देखो, टीचर जो है आपको रास्ता दिखाएगा, चलना तो आपको अपने कदमों पे है, खड़ा भी आपको ही होना पड़ेगा। वैसाखी मत बनिए किसी की, किसी की भी नहीं बनिए। खुद खुद की दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ने की हिम्मत रखिए। चलिए। चलो ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ओके, तो नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? ओके, ये हो चुका है, गोदावरी नदी है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया है। ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन हो गए। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था, है ना? चलो, कृष्णा नदी की सहायक नदियां बताओ। अभी अभी बताई थी मैंने, बताया था कृष्णा नदी की। तो ये कहां से निकलती है? महाबलेश्वर, जो कि कहाँ है? पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र में। नहीं, मैं मूड नहीं खराब कर रही हूँ, बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग अच्छे से रहो, यही चाहती हूँ, और थोड़ी कुछ दिक्कत है। एनीवेज, तो महाराष्ट्र से निकलती है, तो मैंने आपको बताया था। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताइए। कृष्णा नदी की सहायक नदियों के नाम बताइए बच्चा। कृष्णा नदी की सहायक नदियों के नाम बताइए। ठीक है, तो कौन कौन सी थी? एक तो भीमा थी, है ना?
दूसरी कौन सी थी? तुंग भद्रा थी। तीसरी नदी कौन सी थी? मूसी नदी, है ना। ये सभी नदियां किसकी थी? कृष्णा नदी की सहायक नदियां थी। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो बहुत ही आसान सा, सतलज जो तापी नर्मदा ये सभी अरब सागर में गिरती है। कृष्णा नदी एकमात्र नदी है जो कि कहां जाकर गिरती है? आपके बंगाल की खाड़ी में। तो ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? नेत्रावती नदी जो है किस शहर में? मंगलूर, बैंगलोर, कारवार या फिर शिवमोगा? चलिए जल्दी से यहाँ पर आंसर दीजिए कि आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा। और यहाँ पर नेत्रावती नदी की अगर हम बात करें तो ये कहां से निकलती है? ये निकलती है आपकी कर्नाटक से। ठीक है, कर्नाटक में नेत्रावती नदी निकलती है और इसके पास जो शहर स्थित है वो कौन सा है? कर्नाटक। ठीक है, और ये कहां पर है? मंगलौर शहर इसी नेत्रावती नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है कि विच अमंग द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लोज ईस्ट टू वेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। तो भाई सीधी सी सवाल है कि नर्मदा भी बहती है, ताप्ती भी बहती है, माही भी बहती है। कावेरी नदी जो है ये किस तरफ बहती है? ये पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है ना। ये किधर बहती है? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। और इसकी सहायक नदी मैंने आपको बताई थी, है ना, हेमावती। और दूसरी कौन सी थी बताओ? भवानी। ये दोनों ही किसकी थी? कावेरी नदी की। और ये क्या है? ये इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर? इनमें से कौन सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी का भाग नहीं है? सुबनसिरी, मानस, इंद्रावती और धनसिरी। तो आपको मैं बता दूं कि सुबनसिरी, धनसिरी, मानस ये तीनों ही नदियां ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? सहायक नदी है। लेकिन इंद्रावती की अगर हम बात करें, ठीक है, इंद्रावती की अगर हम बात करें तो ये किसकी सहायक नदी? इंद्रावती है आपकी गोदावरी नदी की। किसकी? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो ब्रह्मणी जो है, ठीक है, बंगाल में, पश्चिम बंगाल जो है वहां पर ब्रह्मणी, बैतरणी, दामोदर ये सभी नदियां जो हैं ये कहाँ बहती हैं? पूर्व की ओर बहती हैं। तो यहाँ पर आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ए आंसर। क्योंकि बाकी नदियों को तो मैं तो आपको बता दिया है, साबरमती नदी, शरावती, माही नदी ये सभी कहाँ बहती हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। अगला सवाल है रिवर काबिनी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, लो अभी अभी बताया था, काबिनी, हेमावती, भवानी ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? बताओ बताओ जल्दी से बताओ। कावेरी नदी की सहायक नदियां, कावेरी नदी की। किसकी? काबिनी, भवानी, हेमावती। तुंगभद्रा किसकी है? तुंगभद्रा, भीमा ये सब किसकी है? कृष्णा नदी की। गोदावरी की कौन सी है? इंद्रावती। याद हुआ? कुछ याद आ रहा है? चलो तो यहाँ पर आंसर जो है बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द ओरिजिन ऑफ महाराष्ट्र? इनमें से किस नदी का उद्गम जो है महाबलेश्वर से होता है? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कृष्णा नदी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? ठीक है, तो कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, महानदी ये सभी क्या है? प्रायद्वीपीय। अलकनंदा नदी जो है वो कहाँ है? उत्तर में है, यानी कि उत्तराखंड में है। तो ये जो है ये कैसी है? एक हिमालयन नदी है। कैसी है? हिमालयन रिवर है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर जो है सभी का क्या हो जाएगा? ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं और कल फिर मिलेंगे यहाँ पर सेम टाइम पर। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। हाँ जी बिल्कुल बच्चे। थैंक यू सो मच। ठीक है, अपना ख्याल रखो और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते चेहरे के साथ यहाँ पर आ जाया करो और यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, स्माइली फेस। ठीक है, तो ऐसे ही मुस्कुराते हुए रोज मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।